करेंगे बिजनेस स्टडी की बुक के पार्ट बी का चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है बिजनेस को रन करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर करना होगा। तो ये जो वर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मीन्स वो चीज़ जो फाइनेंस के साथ रिलेटेड होती है, राइट। और सेकंड थिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक तरह का डिसीजन है जो हमने फाइनेंस के रिगार्डिंग लेना है कि हमें जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा है या कितना फाइनेंस हमें अरेंज करना पड़ेगा, उस फाइनेंस को हमने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बिजनेस की एक्टिविटीज़ में लगाना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब भी किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको ये पैसा कहाँ से मिलेगा, वो इस पैसे को कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकता है। और सेकंड क्या है कि अगर वो उसको जो पैसा अगर वो अरेंज कर लेता है तो उसको वो पैसा कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, कि बिजनेस में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसमें उसको पैसा लगाना है। एंड थर्ड इज़ कि अगर उसके बिजनेस में उसको जो प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को उसने कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक तरह से हमें हेल्प करता है कि एक बिजनेस को कहाँ से पैसा अरेंज करना चाहिए। तो वो क्या है, कई बार क्या है कि एक पर्सन जो होता है, बिजनेस पर्सन जो होता है, वो अपना पैसा खुद का भी लगा सकता है अगर उसके पास है, या फिर अगर उसके पास इनफ पैसा नहीं है तो वो अपने किसी फ्रेंड से ले सकता है या किसी बैंक से लोन ले सकता है, या फिर कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से पैसा अरेंज कर सकता है। ठीक है, सेकंड होता है कि अगर उसके पास अपने डेट से या फिर अपनी ही इक्विटी से क्या है पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकता है। अब सेकंड है कि अगर उसने पैसा अरेंज कर लिया, ठीक है, अगर उसने बैंक से लोन भी ले लिया या अपने किसी फ्रेंड से थोड़ा सा पैसा अरेंज कर लिया है, या फिर उसने कोई अपने शेयर से मार्केट में वो सेल कर दिए, उसके थ्रू उसको पैसा गया। अब उसने पैसा तो अरेंज कर लिया, अब वो उस पैसे को बिजनेस की ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है या ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहाँ जहाँ पे वो उसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी जो है हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही प्रोवाइड करता है। थर्ड था कि अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस पर्सन को तो उस प्रॉफिट को वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा और अपने मतलब कि अपने उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जहाँ उसके जो पार्टनर्स हैं, जो ऑनर्स हैं उस बिज़नेस के, उनमें वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये सारे डिसीजंस कौन लेने में कौन हेल्प करता है, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करती है। इन सिंपल हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट ब्रांच विच इज़ कंसर्न्ड विद द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ फंड, राइट। ऐसी ब्रांच है जो हमें फाइनेंस को अरेंज करने में और उसका बेस्ट यूज़ करने में हेल्प करती है। टॉपिक आ जाता है हमारा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिजनेस में क्या रोल है। फर्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एसेट होती है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। मतलब जो फिक्स्ड एसेट हमने स्टार्टिंग में लगानी है अपने बिजनेस में, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि कितनी कॉस्ट जो है हमने अपने फिक्स्ड एसेट में लगानी है, रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कितना कितना पैसा हमने इन्वेस्ट करना है। तो जैसे सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज़ मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या कोई फिक्स्ड एसेट परचेज़ करने के लिए मैंने 100 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट की, तो वो 100 करोड़ में को मैंने किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है और भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी उनमें कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा जो है हमने यूज़ करना है। ये हमें हेल्प करती है कि जिस टाइम पे हमने फिक्स्ड कॉस्ट की जो अमाउंट है या फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट है या फिक्स्ड एसेट का जो अमाउंट है वो डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, कि डिसाइड करती है कि कितना कितना पैसा हमने कहाँ पे लगाना है। सेकेंड है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट। क्या है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो फिक्स एसेट के साथ साथ हमें करंट एसेट के बारे में भी बताती है कि जितनी हमारी फिक्स्ड एसेट होगी उतनी ही हमें करंट एसेट भी चाहिए होगी बिजनेस के लिए। तो जब हम बिजनेस के लिए करंट एसेट को डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है वो कितनी है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल जिससे क्या है कंपनी अपने डेली के एक्सपेंसेस को बियर करती है, तो उसके हिसाब से हमें अपनी करंट एसेट को चूज़ करना होता है और उसके साथ साथ रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी डिसाइड करने में हमें हेल्प करती है। होता है कि जो करंट एसेट होती है वो हमें ये बताती है कि कितने हमने डेटर्स रखने हैं, कितने हमारे पास बिल रिसीवेबल होंगे, कितने हमारी कैश होगा, ताकि जो हम अपनी बिजनेस की जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन कर सकें। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कि अब हमें फाइनेंशियल मैनेज ये भी बताती है कि हमें शॉर्ट टर्म के लोन चाहिए या फिर हमें लॉन्ग टर्म्स के लोन चाहिए। कोई भी बिजनेस जो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करता है तो उसको क्या है कि अपने
अगर किसी बिजनेस पर्सन ने अपने पास कैश को ज़्यादा देर तक रखना है, उसकी जो रिजर्व्स है ज़्यादा बना के रखने हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है तो फिर वो क्या करेगा, शॉर्ट टर्म लोन्स में फाइनेंस करेगा। और इसको फाइनेंस करने के लिए हमें क्या, तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये हेल्प करती है कि बिजनेस पर्सन को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उसको किस वे से चाहिए होता है, जब उसने कोई फिक्स एसेट को परचेज़ करना होता है। फिक्स्ड एसेट मीन्स जो उसने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करनी होती है। और शॉर्ट टर्म लोन के लिए वो तब अप्लाई करेगा, तब लेगा जब उसको कोई शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई एसेट को परचेज़ करना है जिसको वो ईजिली बाद में पैसे में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे उसने डेटर या कोई स्टॉक जो है वो क्या है, शॉर्ट टर्म लोन में है कि उसने उसको बाद में पैसे में कन्वर्ट कर देना है। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को अवेल करने के लिए हमें क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करती है। फोर्थ पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कि हमें जो बिजनेस, जहाँ कोई जो बिजनेस पर्सन कहाँ से वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज कर सकता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करने के लिए वो क्या कर सकता है, दो वेज उसके पास है। एक तो वो डेब्ट को यूज़ कर सकता है या फिर सेकेंड वो अपनी इक्विटी को यूज़ कर सकता है। डेट मीन्स आउटसाइडर लाइबिलिटी एंड इक्विटी मीन्स उसकी अपनी लाइबिलिटी, जो उसका ओन्ड पैसा होता है, जो उसका अपना खुद का पैसा होता है, वो यूज़ कर सकता है। तो डेब्ट में अगर वो पैसा लगाता है तो उसको, उसके पास काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे कि कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, उनमें वो अपना पैसा क्या है, लगा सकता है। और सेकेंड है इक्विटी, अगर वो लगाता है इक्विटी में वो किस फॉर्म में लगवा सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स में या फिर इक्विटी शेयर्स में वो अपना पैसा जो है लगा सकता है, जिससे वो कि लॉन्ग टर्म के लिए उसके पास पैसा अवेलेबल हो सकता है। फिफ्थ वन हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी भी आइटम्स इंक्लूड होती हैं उनको भी डिटरमाइन करने में ये हेल्प करता है। ये हमें बताता है कि कितने हमारे एक्सपेंसेस होंगे, कितनी हमारी इनकम्स होंगी, और हम जो अपना फाइनेंस है वो अपने एक्सपेंसेस और अपनी इनकम के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है हमें अपने जो फाइनेंस के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है कि जो अब मैनेजमेंट का या बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स कि जब कंपनी की जो वैल्यू होती है इसको हमने इंक्रीज़ करना है, और कंपनी की वैल्यू तभी इंक्रीज़ होती है जब क्या है, मार्केट में उसकी कंपनी का जो शेयर का प्राइस होता है वो इंक्रीज़ होता है, या फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं जितना भी पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं अपना, उसके हिसाब से उनकी जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कैलकुलेट किया जाता है। इन सिंपल, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर ने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक पर्सन है वो 100 शेयर्स बाय कर रहा है किसी कंपनी के, ठीक है, कंपनी जो प्राइस है वो भी उन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ है, 100 प्राइस पर शेयर है। तो जब वो मार्केट में उस शेयर्स को बाय करेगा तो उसकी प्राइस पर शेयर, कि जितना मार्केट का शेयर का प्राइस होता है उसको हम नंबर ऑफ़ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कंपनी की वैल्यू जो है, जो शेयर की जो वैल्यू होती है वो निकल जाती है। तो अगर जैसे वो पर्सन जो है 100 शेयर्स बाय कर रहा है एक कंपनी के 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो कंपनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। कुछ दिनों बाद अगर उसी कंपनी के शेयर का प्राइस जो है मार्केट में 120 हो जाता है, तो वो पर्सन 100 शेयर्स और बाय करता है 120 के हिसाब से, तो शेयर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000। इट मीन्स कि 2,000 की वैल्यू 2,000 रुपये से इंक्रीज़ होगी। पहले मार्केट में उस कंपनी की वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग, और अब कितनी हो गई है, 12,000। तो वो 2,000 से क्या है, वो जो अमाउंट है 2,000, उसके हिसाब से कंपनी की जो वेल्थ है, कंपनी की जो वैल्यू है वो क्या है, इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो अगर सेम इसी तरह से अगर मार्केट प्राइस जो है गिर जाता है, सपोज़ वो जो शेयर्स का प्राइस था 100 से 90 हो जाता है, ठीक है, तो अब जो शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 × 90 = 9,000। तो क्या होगा कि जो 9,000 है, पहले कंपनी की वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी, अब कितनी हो गई है, 9,000। अगर मार्केट में शेयर का प्राइस कम हो रहा है तो मार्केट में उसकी कंपनी की जो वैल्यू है वो भी कम हो रही है। तो कंपनी की जो वैल्यू है वो किस पे डिसाइड करती है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, जितना शेयर में मार्केट में शेयर का प्राइस होगा उसी के हिसाब से कंपनी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाएगी।
अब एक बिजनेसमैन जो है वो हर कोई यही चाहता है कि उसकी कंपनी की जो वैल्यू है वो मार्केट में हमेशा इंक्रीज़ ही रहे, और उसको इंक्रीज़ करने के लिए वो कौन कौन से स्टेप्स ले सकता है। फर्स्ट वन है ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक मैनेजर को, फाइनेंशियल मैनेजर को या फिर एक बिजनेसमैन को अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ऐसे डिसीजंस लेने होंगे, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी जिसके हिसाब से उसको क्या है, हर बार क्या है, प्रॉफिट ही हो। तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो हमेशा उसको के लिए क्या है, हेल्पफुल होते हैं कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। इस ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन की अब उसने डिसीजन लेना है कि उसको फाइनेंस कहाँ कहाँ से अरेंज हो सकता है, वो अपना फाइनेंस जो है कैसे रेज़ कर सकता है। ठीक है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो उसके पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, या तो फिर वो अपने इक्विटी फंड में से लगा सकता है या फिर बोरोड फंड से लगा सकता है। तो अब उसने वो बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड जो होता है उसको चूज़ करना होता है। थर्ड इज़ द ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन में कि अगर उसकी कंपनी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को उसने अपने शेयर होल्डर में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इन सारे डिसीजंस को लेने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक बिजनेस पर्सन की, एक फाइनेंशियल मैनेजर की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने में ये हेल्पफुल होती है।